हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सीरीज़ में आज हम लेक्चर नंबर 9 तक पहुंच चुके हैं और आज लेक्चर नंबर 9 का जो टॉपिक है वो एक्चुअली एक एस्टिमेशन टेक्निक है जिसका नाम है यूज केस पॉइंट। और हम ये सॉफ्टवेयर के साइज़ का एस्टिमेट लगाने के लिए हम इस टेक्निक को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो हम ये लेक्चर के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि ये लेक्चर कोई सिंपल लेक्चर नहीं है, इसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस भी इन्वॉल्व हैं और ये कम्प्लेक्स लेक्चर है और इसलिए मुझे नहीं पता कि ये लेक्चर कितना लंबा होने वाला है। मैं स्टार्ट में ही आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरा इस वक्त फोकस इस लेक्चर को शॉर्ट करने में नहीं बल्कि चीज़ों को अच्छे से समझाने में है। तो एक चीज़ की तो आपको मैं श्योरिटी दे देता हूँ कि ये लेक्चर जितना भी लंबा हुआ, अगर आपने इसको तसल्ली से सुन लिया तो ये टॉपिक आपको एटलीस्ट इस तरीके से क्लियर हो जाएगा कि आप इसके बाद दोबारा आप कहीं और जाके इस टॉपिक को सर्च एटलीस्ट नहीं करेंगे। ये स्लाइड्स जो मैं इस लेक्चर में प्रेजेंट कर रहा हूँ, इसी फर्स्ट स्लाइड के एंड पे जो एक ग्रुप का लिंक लिखा हुआ है, फेसबुक ग्रुप है, इसके ऊपर आप अगर इसको ज्वाइन करेंगे तो स्लाइड वहाँ पे आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगी और इस ग्रुप का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था मैचिंग लाइफ साइकिल टू प्रोजेक्ट के किस तरीके से आप एक प्रोजेक्ट के साथ एक एसडीएलसी को मैच कर सकते हैं कि कौन सा इसके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्राइटेरिया देखा था चूज़ करने का और ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक देखी थी कि आप अपने प्रोजेक्ट के लिहाज से किसी भी एसडीएलसी को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग देख लें। आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो यूज केस पॉइंट बेसिकली यूज केस के ऊपर काम करता है। मैं आपको फिर रिकमेंड करूंगा कि आप अगर इस लेक्चर पे आए हैं तो यूज केस के बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको उसका हल्का सा इंट्रो दे देता हूँ कि जब भी हम कुछ सॉफ्टवेयर के किसी एक मॉड्यूल या किसी भी एक सिनेरियो को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो वो हम यूज केस के थ्रू करते हैं। और हम यूज केस में क्या करते हैं कि किसी भी एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर के साथ किसी भी यूजर के इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। हम यूज केस के अंदर ये चीज़ किया करते हैं। अब वो जो पीस ऑफ सॉफ्टवेयर होता है उसको हम यूज केस कहते हैं और वो जो यूजर उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है उसको हम एक्टर कहते हैं। ठीक हो गया। अब एक्टर जो है ज़रूरी नहीं होता कि वो पर्सन ही हो, वो कोई और सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, वो कोई और हार्डवेयर भी हो सकता है। और इस पॉइंट को आपने माइंड में रखना है या आगे जाकर इस लेक्चर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है अदा करने वाला है। एक चीज़ आप ये माइंड में रख लें। दूसरी चीज़ ये कि जब आप यूज़र के साथ जब आपका यूज केस यूजर के साथ इंटरेक्ट करता है और इस चीज़ को आप यूज केस के अंदर शो करते हैं तो डिफरेंट किस्म के स्टेप इन्वॉल्व होते हैं कि सबसे पहले यूजर ऐसा करेगा, फिर ये करेगा, फिर वो करेगा। तो वो जो नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं कि ये ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। यूज केस पॉइंट की बात अगर हम क्या करें तो यूज केस पॉइंट क्या करता है, बहुत सारी कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है जो कि भी हम देखने वाले हैं। उन कैलकुलेशंस के थ्रू सॉफ्टवेयर के साइज की एस्टिमेशन करता है और ये कैलकुलेशन सारी की सारी यूज केसेस के ऊपर हो रही होती हैं। तो अगर हम इसके फार्मूले की बात करें तो फार्मूला क्या होता है, UCP इज इक्वल टू WCP प्लस क्रॉस TCF क्रॉस EF, यानी कि जो UCP है वो प्रोडक्ट है UUCP, TCF और EF का। तो दैट मीन्स कि सबसे पहले हमें UUCP की वैल्यू पता होनी चाहिए, फिर TCF की भी, फिर EF की भी, फिर हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास UCP यानी कि यूज केस पॉइंट निकल के आ जाएगा जिसको हम सॉफ्टवेयर का साइज कहते हैं। अच्छा, अब UUCP को मालूम करने का हमारे पास एक अलग फार्मूला है, TCF को मालूम करने का हमारे पास एक अलग फार्मूला है और EF को मालूम करने का हमारे पास एक अलग फार्मूला है। तो हम बारी बारी अब पहले UUCP फाइंड आउट करना सीखेंगे, फिर TCF फाइंड आउट करना सीखेंगे, फिर EF फाइंड आउट करना सीखेंगे। जब तीनों चीज़ें मिल जाएंगी तो वो वैल्यूज़ यहाँ पे ला के इस फार्मूले में पुट अप कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब चीज़ें लेंथी ज़रूर हैं, घूम फिर ज़रूर रही हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल एक्टिव होकर इसको देखेंगे अच्छे तरीके से तो आपको अच्छे से समझ आएंगी। और मैं दोबारा आपको बोलूँ कि आप कोशिश ये करें कि अपने पास इस वीडियो को पॉज करें और अपने पास एक बॉल पॉइंट और एक नोट पैड रख लें जिसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें आप मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट भी करते जाएं और जो जो वैल्यूज़ हमारे कैलकुलेशन करने के बाद आएंगी उनको भी नोट कर लें ताकि हमें एंड पे उनको देखने में ज़्यादा आसानी हो, उनका सम अप करने में आसानी हो। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। तो UUCP सबसे पहले हमें चाहिए था। तो UUCP क्या होता है, हम UUCW और UAW दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास UUCP आ जाता है। अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। UUCW और UAW कैसे निकालते हैं, बहुत आसान सा काम है, मैं भी आपको दिखा दूंगा। UUCW क्या होता है, अनएडजस्टेड यूज केस वेट, और UAW क्या होता है, अनएडजस्टेड एक्टर वेट। अब हम सबसे पहले UUCW निकालते हैं, फिर UAW निकालेंगे। दोनों का एक ही तरीका है निकालने का, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। देखें, UUCW निकालने के लिए हमारे पास एक वेट फाइंडिंग फार्मूला होता है, ठीक है, यूज केस का। अब उसमें क्या होता है कि अगर आपके यूज केस में जो ट्रांजैक्शन है एक यूज केस में वो 3 या 3 से कम है तो आप उसका वेट रखेंगे 5।
अब ये वेट पुट होता है, आपको आगे जाके पता चल जाएगा, फिलहाल आप इतना सुन लें। अगर 4 से 7 ट्रांजैक्शंस हो रही हैं किसी यूज केस में तो आप उसको कहेंगे इसका वेट है 10 और ये एवरेज कैटेगरी में आता है। और अगर 7 से ज़्यादा हो रही है ट्रांजैक्शन तो आप उसको कहेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स है। अब हम एक यूज केस की एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारे सामने एक लॉगिन का यूज केस है। हम इसकी डिटेल में जाए बगैर इसकी डायरेक्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। तो 1 2 3 फिर 1A 2B 3C, यानी कि टोटल इसके अंदर 7 ट्रांजैक्शंस हैं जिसके अंदर 3 एक्सटेंशंस हैं, यानी कि एक्सेप्शनल केस जिसे कि अगर जैसे यूजर ने पासवर्ड गलत हो गया तो एरर मैसेज आ जाएगा एंड सो ऑन। तो 3 तो वो हैं और 3 ओरिजिनल ट्रांजैक्शंस हैं। तो हम अगर ओरिजिनल ट्रांजैक्शन को कंसीडर करें तो यानी कि ओरिजिनल ट्रांजैक्शंस की अमाउंट क्या है 3। तो हम इस टेबल के मुताबिक अगर देखें तो हमारा ये यूज केस सिंपल की कैटेगरी में आता है और इसका वेट है 5। इसी तरीके से आपने अपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के जितने भी यूज केसेस हैं उन सब के आपने वेट फाइंड आउट करने हैं और वेट फाइंड आउट करने के बाद आपने उनका एक टेबल बना लेना है और फिर आगे क्या करना है वो मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। जब आपको वेट फाइंड आउट हो जाए तो आपने ये देखना है कि 5 वेट वाले कितने हैं, 15 हैं, आपने उसी के आगे लिख देना है। फिर एवरेज वेट, एवरेज की कैटेगरी में 10 वेट वाले कितने हैं, 18 यूज केस हैं। कम्प्लेक्स कैटेगरी में 15 वेट वाले कितने यूज केसेस हैं आपके प्रोजेक्ट में, 14। अब मुझे यहाँ से ये पता चल गया कि मेरे पास 15 ऐसे केसेस यूज केसेस हैं। इन अदर वर्ड्स, इन सिंपल वर्ड्स, कि मेरे प्रोजेक्ट में 15 ऐसे यूज केसेस हैं जिनका वेट 5 है, 18 ऐसे हैं जिनका 10 है और 14 ऐसे हैं जिनके 15 है। अब मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लूंगा। 5 को 15 से करूंगा, जो आंसर आएगा 75 वो मैंने आगे लिख दिया। 10 को 18 से करूंगा, जो आंसर आया वो आगे लिख दिया। 15 को 14 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया मैंने आगे लिख दिया। तो अब इनको जब मल्टीप्लाई करके 3 आंसर्स आए मेरे पास तो मैंने इन तीनों का सम करना है। मेरे पास सम आ गया 465। ठीक है, जब मेरे पास 465 सम आया तो मैं इसको कहूंगा कि ये UUCW की यानी कि अनएडजस्टेड यूज केस वेट की वैल्यू है। मेरे पास UUCW तो आ गई, अब मैं UAW निकालता हूँ। तो UAW भी क्या है कि आपने अभी यूज केस की वैल्यू निकाली। अब यूज केस के साथ इंटरेक्ट कौन करता है, एक्टर करता है। अब हम एक्टर की जो है वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए भी हमारे पास सिंपल फार्मूलाज गिवन होते हैं, हमारे पास डाटा गिवन होता है। अगर एक्टर मैंने आपको बताया था कि एक्टर कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि पर्सन ही हो सकता है कोई दूसरा सॉफ्टवेयर हो सकता है कुछ प्रोटोकॉल्स हो, कोई हो सकता है कि पर्सन ही हो, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपके सॉफ्टवेयर के साथ कोई दूसरा सॉफ्टवेयर इंटरेक्ट कर रहा है तो उस वक्त आप क्या कहेंगे, उस एक्टर का यानी कि दूसरा सॉफ्टवेयर जो एज एक्टर इंटरेक्ट कर रहा है उसका वेट 1 होगा। अगर कोई प्रोटोकॉल्स हैं लाइक आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर कोई HTTPS की रिक्वेस्ट आती है, TCP/IP की रिक्वेस्ट आती है, इस किस्म का कोई मामला है तो आप उसका वेट 2 रखेंगे। अगर आपके सॉफ्टवेयर के साथ कोई इंसान एक कम्प्लेक्स GUI को यूज करके इंटरेक्ट करता है तो वहां पे आप वेट 3 रखेंगे। वेटेज का आपको पता चल गया, ये आपको समझने की जरूरत नहीं है, ये फार्मूले में गिवन होता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि अब आपने इसकी पुटिंग को देखना है। तो देखें, मैं ये अज्यूम करता हूं कि मेरे पास जो मेरा पूरा का पूरा यूज केस सिस्टम था उसमें कोई 6 एक्टर ऐसे थे जिनका वेट 1 था, यानी कि कोई दूसरे सॉफ्टवेयर थे जो मेरे सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट कर रहे थे। कोई 9 एक्टर ऐसे थे जिनका वेट 2 था और कोई 5 एक्टर ऐसे थे जिनका वेट 3 था। अब ये आपको कैसे पता चलेगा, आपने देखना है, अपने सॉफ्टवेयर को जाकर देखना है कि जो आपके यूज केस जो आपने बनाए, पूरी यूज केस डायग्राम बनाई, उसके अंदर जितने भी एक्टर हैं उनमें से कितने एक्टर ऐसे हैं जो कि इंसान है, कितने एक्टर ऐसे हैं जो कि कोई दूसरा सॉफ्टवेयर है, कितने एक्टर ऐसे हैं जो कि बेसिकली HTTPS रिक्वेस्ट है। आपको जब ये पता चल जाएगा तो आपने उनको लिख लेना है कि जनाब 6 एक्टर ऐसे हैं जो क्या है, कोई दूसरे सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो वो सिंपल की कैटेगरी में आएंगे और सिंपल की कैटेगरी का वेट 1 होता है। ठीक है, 9 एक्टर ऐसे हैं जो कि HTTPS रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो वो एवरेज की कैटेगरी में आएंगे और उसका वेट 2 होता है। ठीक है, 5 एक्टर ऐसे हैं जो कि कोई इंसान है और वो कम्प्लेक्स GUI के थ्रू आपके सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट कर रहे हैं और वो कम्प्लेक्स की कैटेगरी में आएंगे और उसका वेट 3 होता है। आपने क्या करना है, वेटेज आपको प्रोवाइडेड है, आपने एक्टर्स को देख लेना है कि किस कैटेगरी में आएंगे और जिस कैटेगरी में जितने एक्टर्स आ रहे हों उतने नंबर ऑफ एक्टर्स को आपने उस वेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर एग्जाम्पल 6 एक्टर्स सिंपल की कैटेगरी में आते थे, उसके वेट से मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास आंसर 6 आ गया। अब 9 एक्टर्स एवरेज की कैटेगरी में आते थे जिसका वेट 2 है, तो मैंने 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर 18 आ गया। एंड सेम फॉर थर्ड कॉम्प्लेक्स कैटेगरी, मेरे पास आंसर 15 आ गया। तीनों का सम किया, आंसर 39 आ गया। अब मेरे पास UUCW की वैल्यू 465 आ गई थी, UAW की 39 आ गई, दोनों को प्लस किया तो मेरे पास UUCP आ गया और हमारा UUCP क्या है, 504। इसको आप नोटपैड पे नोट कर लें। अब हम आगे चलते हैं, हम TCF फाइंड करते हैं। TCF क्या होता है बेसिकली, TCF ये होता है टेक्निकल कम्प्लेक्सिटी फैक्टर। देखें, आपके सॉफ्टवेयर
इसको हम ये ऐसे ही नहीं कह देते कि इस सॉफ्टवेयर को बनने में कितना टाइम लगेगा। डेफिनेटली हर सॉफ्टवेयर की टेक्निकल पर्सपेक्टिव देखने पड़ते हैं। जो ज़्यादा टेक्निकली कम्प्लेक्स होगा उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, जो कम होगा उसमें कम टाइम लगेगा। तो आपको सारे के सारे टेक्निकल फैक्टर्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। क्या आपका सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है? अगर है तो आपने उसको 2 वेट देना है। अगर आपने परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव उसमें देखने तो 2 वेट और प्रोवाइड कर दें। यूजर एफिशिएंसी को आपने डील करना है तो उसका वेट 1 हो जाएगा। ऐसे सो ऑन करते करते लेट्स सपोज सिक्योरिटी को भी आपने डील करना है तो उसका वेट भी 1 हो जाएगा। बट द पॉइंट इज कि वहां पर पहले तो हम ये करते आए कि जब हम UAW फाइंड आउट कर रहे थे तो हमने वेटेज ली और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के साथ उसको मल्टीप्लाई करते चले गए। लेट्स सपोज सैंपल कैटेगरी में हमारे पास 6 फैक्टर आ रहे थे तो उस कैटेगरी का जो हमारे पास वेटेज थी वो 1 थी तो हमने 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो द पॉइंट इज कि यहाँ पे हमारे पास वेट तो आ गए लेकिन इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? यूज केसेस को हम पहले कर चुके, एक्टर्स को भी हम पहले मल्टीप्लाई कर चुके। अब यहाँ पर क्या होगा, हम एक नई चीज देखेंगे जिसका नाम है असेसमेंट पॉइंट्स। आपके पास 0 to 5 रेटिंग होती है, ठीक है। आपने क्या करना होता है कि 0 का मतलब ये होता है कि ये वाला फैक्टर हमारे लिए इररेलेवेंट है और 5 का मतलब ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, मोस्ट रेलेवेंट है। तो आपने 0 to 5 हर एक फैक्टर को रेटिंग प्रोवाइड करनी होती है और फिर उस रेटिंग को उसके वेट से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बात आपको नेक्स्ट टेबल पे जाके समझ आएगी। तो मेरा कोई प्रोजेक्ट था, मैंने उसके TCF फैक्टर के जितने भी वेट थे सारे लिखे और फिर मैंने उसको असेसमेंट प्रोवाइड करना शुरू की। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का वेट 2 है तो क्या मेरा सिस्टम मुकम्मल तौर पे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है? हाँ जी, तो ये तो मेरे लिए मोस्ट रेलेवेंट चीज़ है तो मैंने उसको रेटिंग 5 दे दी। 5 क्रॉस 2 किया, आंसर 10 आ गया। ऐसे ही जब मैं आगे गया तो मैं आगे जाकर देता हूँ परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स मेरे लिए कितने ज़्यादा लाजमी है। इसका वेट तो 2 है लेकिन 0 to 5 के दरमियान मेरे लिए इसका बहुत ज़्यादा लाजमी नहीं है ये, तो मैंने इसको 1 दे दिया तो 2 क्रॉस 1 करके मैंने 2 कर लिया। सो ऑन ऐसे करते 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 मैं आगे जाता हूँ और देखता हूँ लेट्स सपोज सिक्योरिटी का वेट 1 है लेकिन मेरे लिए सिक्योरिटी को अचीव करना इस प्रोजेक्ट में कितना ज़्यादा रेलेवेंट है। मोस्ट रेलेवेंट था तो मैंने इसको 5 दे दिया तो 5 क्रॉस 1 5 हो गया। सबका ऐसे ही इम्पैक्ट निकाला सारे फैक्टर्स का और जो आंसर आखिर पे आए यानी कि इम्पैक्ट साइन का सबका सम कर लिया तो मेरे पास आंसर आया 41.5। अब द पॉइंट इज कि ये 41.5 TCF नहीं है, ये जो 41.5 निकला है ये बेसिकली आपका एक फैक्टर है, ठीक है। इस फैक्टर को हम आगे जाकर फार्मूला के अंदर पुट करेंगे, वो फार्मूला में से TCF निकाल के देगा। तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। जब हम यहाँ पर आ गए, अच्छा ये मैंने गलती से E फैक्टर लिख दिया, बेसिकली यहाँ पे T फैक्टर होगा क्योंकि ये टेक्निकल कम्प्लेक्सिटी फैक्टर है। ओके, यहाँ पर E फैक्टर की जगह T फैक्टर आता है। अब देखें यहाँ पर वो T फैक्टर यहाँ पे हम पुट करेंगे, हमारे पास T फैक्टर क्या आया 41.5। तो ये हमारा TCF मालूम करने का फार्मूला है 0.6 प्लस 0.01 मल्टीप्लाई बाय T फैक्टर। 41.5 मैंने इस फार्मूले में पुट करके जब आंसर निकाला तो मेरे पास जो आंसर आया वो 1 आ गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब हमने E फैक्टर मालूम करना है। E फैक्टर का मतलब होता है एनवायरमेंटल फैक्टर। आपके सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट के ऊपर एनवायरमेंट का भी बहुत बड़ा जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट होता है उसके साइज के ऊपर एनवायरमेंट का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा होता है, ठीक है। अगर आपका जो डेवलपमेंट टीम है, जो वो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, वो उस प्रोसेस से पहले से फेमिलियर है जो आप यूज़ कर रहे हैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, तो उसकी वेटेज 1.5 है तो आप असेसमेंट करेंगे इसकी कि जी ये हमारे लिए कितना एक रेलेवेंट है, यानी कि हम इसको 3 पे रख देते हैं। क्योंकि अगर मोस्ट रेलेवेंट होता तो हम इसको 5 पे ले जाते हैं, उसको सीखना पड़ता है एंड सो ऑन, तो फिर हम इसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा आ रहा होता। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि हम इसके बिल्कुल जानते ही नहीं है, दरमियान में है हम, तो हम इसको 3 दे देते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन एक्सपीरियंस हमारा कितना है जनाब, इसको हमने क्या कर दिया कि वेट इसका 0.5 है लेकिन यह है कि हम फर्स्ट टाइम इसको बनाने जा रहे हैं तो हमें ऐसी एप्लीकेशंस बनाने का आइडिया तो है लेकिन ये वाली पहली दफ़ा बना रहे हैं तो एक पॉइंट हमने कम कर दिया तो हमने इसको 4 दे दिया। 0.5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 2 आ गया एंड सो ऑन। इसी तरीके से हमने हर एक फैक्टर के अंदर अपनी असेसमेंट निकाली। असेसमेंट आप खुद से निकालते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी टीम को देखकर 0 to 5 के दरमियान में, और असेसमेंट्स को उसके वेट से मल्टीप्लाई करते गए तो हमारे पास 17.5 आ गया जो कि E फैक्टर है, यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब इस E फैक्टर को हम EF के फार्मूले के अंदर पुट करेंगे और हमारे पास हमें EF भी मिल जाएगा। EF का फार्मूला क्या होता है, EF इज इक्वल टू 1.4 प्लस इनटू माइनस 0.03 मल्टीप्लाई E फैक्टर।
अब जब ई फैक्टर की जगह हम जो हमारा आंसर आया था 17.5 वो पुट करेंगे तो हमारे पास ई एफ इज इक्वल टू 0.89 आ जाएगा। अब अगर देखा जाए तो जो हमारा फार्मूला था उसकी सारी की सारी चीज़ें यानी कि यूसी पे यूज केस पॉइंट के लिए जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड थी जो कि हमने इनिशियल स्लाइड्स में देखा था वो तीनों चीज़ें मिल चुकी हैं। हम उन तीनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे और तीनों वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर प्रोडक्ट उनका लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आ रहा है 448.56। तो ये हमारा यूसीपी है। लेकिन द पॉइंट इज कि ये हमें वैल्यू तो मिल गई। ये क्या है बेसिकली, ये आपका यूज केस पॉइंट की शक्ल में आपके सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का साइज है। लेकिन आप क्लाइंट को क्या बताएंगे कि जी आपका जो प्रोजेक्ट है वो 448.56 यूसीपी का है, तो उसको क्या समझ आएगा, उससे कुछ समझ में नहीं आएगा। वो ये जानना चाहता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो बन के कितने अरसे में मिलेगा। तो ये यूसीपी तो आपको समझ आते हैं, आपने क्या करना है इन यूसीपी के अंदर से टाइम ड्यूरेशन निकालनी है कि ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा है और उसको कितना टाइम लगेगा। तो कितना बड़ा है ये तो हमें यूसीपी की शक्ल में पता चल गया। अब इस इतने यूसीपी वाले प्रोजेक्ट को बनाने में कितना टाइम लगेगा ये हम कैसे फाइंड करते हैं। तो इसका आसान तरीका क्या है कि वी फाइंड आउट द टाइम ड्यूरेशन बाय चेकिंग द टीम प्रोग्रेस ड्यूरेशन पर यूज केस। हम ये चेक करते हैं कि हमारी टीम प्रोग्रेस जो है पर यूज केस कितनी होती है। अब जो यूजुअली होता ये है कि कोई भी टीम एक यूज केस को मुकम्मल तौर पे सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करने में, मुकम्मल तौर पे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए 15 से लेके 30 घंटे का टाइम लेती है। अब ये 15 से 30 जो तकरीबन मार्जिन है, ये इतना बड़ा मार्जिन क्यों है, इसलिए क्योंकि डिपेंड करता है कम्प्लेक्सिटी के ऊपर। ठीक है, मिसाल ले लेते हैं हम कि हमारा हर एक यूज केस 15 घंटे ले रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि उस 15 को हम यूसीपी का जो आंसर आया था उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 मल्टीप्लाई बाय 448.56, तो हमारे पास जो आंसर आया 6728.4 आया। तो ये जो आंसर है हम इसको कहेंगे कि ये घंटे हैं। ठीक है, यानी कि 6728.4 घंटे लगेंगे हमारे इस प्रोजेक्ट को बनाने में। अब इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे डेज एंड मंथ में, यानी कि 281 डेज लगेंगे और इस सॉफ्टवेयर को बनाने में हमारे 9.2 मंथ्स लगेंगे। अब मैंने घंटों को दिन और मंथ्स में कैसे कन्वर्ट किया, मैं सिंपली गूगल पे गया, मैंने लिखा कन्वर्ट 6728.4 आवर्स इनटू डेज, और जब डेज आ गए 281 तो मैंने उसको कहा कन्वर्ट 281 डेज इनटू मंथ्स, तो उसने मुझे 9.2 आंसर दे दिया। तो इस तरीके से आप यूसीपी मालूम करते हैं और यूसीपी से आपको सॉफ्टवेयर का साइज का आइडिया हो जाता है और फिर आप साइज से ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि कितने घंटे में इतना बड़ा सॉफ्टवेयर बनेगा और उन घंटों को आप दिन में और दिन को मंथ में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाता है। तो ये है यूसीपी की कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, और इस तरीके से आपको साइज का आइडिया होता है और आपको ये पता चलता है कि ये सॉफ्टवेयर कितना बड़ा है और कितने दिन में बनेगा। आई होप सो कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। कम्प्लेक्स ज़रूर था, अगर चीज़ें समझ ना आई हों तो मैं आपको रिस्पांस करने के लिए ट्विटर अकाउंट पे अवेलेबल हूँ। ट्विटर अकाउंट आपको मेरे सामने नज़र आ रहा है, फॉलो करके आप मुझे पूछ सकते हैं। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि क्वेश्चन करने से पहले इस वीडियो को अगर समझ ना आए तो एक दफ़ा फिर देख लीजिएगा, क्योंकि कम्प्लेक्स टॉपिक है, ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ फर्स्ट टाइम में समझ में आ जाए। तो वीडियो बहुत मेहनत से मैंने बनाई है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये एक सपोर्ट होती है आपकी तरफ से जो हमें मोटिवेट करती है ऐसे कम्प्लेक्स टॉपिक पे रिसर्च करके उनको आसान तरीके से समझाने में। तो दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।